हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी दिसंबर एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुकी होगी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो लेके आई हूँ यूनिट 9 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसके मैं 100+ MCQ आज लेकर आई हूँ इस क्लास में। तो हम जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आज डिस्कस करेंगे, जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निबंध स्टार्ट करने से पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले भारतेंदु जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारतेंदु का बलिया व्याख्यान, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जैसे कि निबंध में हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्वेश्चन उठाया है कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, जबकि भारत देश में ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि हम निबंध में पढ़ते हुए जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है। नवंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा के मंच से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो भाषण दिया है वही आगे चलकर बलिया व्याख्यान के नाम से मशहूर हुआ। और इस भाषण में भारतेंदु की तमाम बुनियादी चिंताएं और सरोकार एक साथ उभर कर सामने आते हैं। तो ये बलिया व्याख्यान वाला क्वेश्चन अब की बार यूजीसी नेट में पूछा गया था सीक्वेंस में। याद रखना है, ये 1884 में बलिया के ददरी मेले में ये भाषण दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो आगे देख लेते हैं। एक तरफ वे तत्कालिक कलेक्टर D.T. रॉबर्ट्स की तुलना अकबर जैसे उदार शासक से करके अंग्रेजी शासन के प्रति एक आशावादी नजरिया दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा पर आंखें मूंद कर निर्भर रहने की प्रवृत्ति की खुलकर आलोचना भी करते हैं। लोगों को स्वदेशी अपनाने व अपने पैरों पर खड़े होने की सीख भी देते हैं इस निबंध में। यही उनका मूल अंतर्विरोध भी है, जहां अंग्रेजी राज से उम्मीद और स्वदेशी की मांग साथ साथ चलते हैं। भाषण में वे हिंदू मुस्लिम एकता और जातिगत सद्भाव की जरूरत पर भी बल देते हैं और व्रत त्योहार और जैसी परंपराओं के पीछे छिपे व्यवहारिक तार्किक कारणों को उजागर करके यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुधार शास्त्रों के दायरे में रहकर भी संभव है, यानी परंपरा को पूरी तरह छोड़े बिना प्रगतिशील बना जा सकता है। साथ में आगे क्या कहते हैं, बहुविवाह और बाल विवाह जैसी स्त्री विरोधी रूढ़ियों का विरोध करते हुए वे लड़कियों की शिक्षा का समर्थन भी करते हैं। अब की बार यूजीसी नेट में लड़कों की शिक्षा के बारे में एक कथन पूछा गया था, पर यहाँ पर उनकी सीमा भी एक साथ झलकती है। वे चाहते हैं कि यह शिक्षा उस ढंग की न हो जो चल रही है, बल्कि ऐसी हो जो लड़कियों में पति के प्रति निष्ठा जैसे गुणों को भरे। यही बात इस भाषण को हिंदी नवजागरण की केवल उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि उन सीमाओं और भीतरी खींचतान का भी एक जरूरी दस्तावेज बना देती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं इस निबंध में हम देखते हैं। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक प्रसिद्ध भाषण निबंध है, ये भी आपको याद रखना है, जो नवंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा के तत्वाधान में दिया गया था और बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में ये प्रकाशित हुआ। ये निबंध जो हम पढ़ रहे हैं, इस पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो हम सभी देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये निबंध लिखा है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यह रचना मूलतः किस विधा की है। विधा भी पूछ ली जाती है कई बार। A ऑप्शन में नाटक है, B ऑप्शन में भाषण व निबंध है, C ऑप्शन में कहानी है, D ऑप्शन में उपन्यास है। तो हम सभी ने देखा कि बलिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ददरी मेले में एक भाषण दिया था और ये हमारे लिए एक निबंध लिखा है। तो B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भाषण कहाँ दिया गया है? ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है बलिया के ददरी मेले में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो जैसा कि हम सभी ने देखा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है बलिया व्याख्यान के बारे में, तो बलिया के ददरी मेले में ये आप सभी को याद रखना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भाषण किस वर्ष दिया गया था? नवंबर 1884 में, बी ऑप्शन है 1857 में, और सी ऑप्शन है 1900 में, और डी ऑप्शन है 1868 में। तो हम सभी ने अभी डिस्कस भी किया निबंध शुरू करने से पहले, नवंबर 1884 में ये भाषण बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया है, और साथ में दिसंबर में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में इसको प्रकाशित भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किस सभा के तत्वाधान में दिया गया है? तो किस सभा का नाम आया है देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आर्य देशोपकारिणी सभा, बी है नागरी प्रचारिणी सभा, सी है काशी नागरी प्रचारिणी सभा, और डी है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है आर्य देशोपकारिणी सभा के द्वारा ये आयोजित किया गया था ये जो भाषण है, और ये इस सभा के तत्वाधान में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती पत्रिका, ए ऑप्शन है सरस्वती पत्रिका, बी ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका दिसंबर 1884, और सी है कवि वंचन सुधा, और डी है हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र चंद्रिका अभी हमने पढ़ा है, और दिसंबर में इसको यहाँ पर प्रकाशित किया था इस पत्रिका में 1884 में, और नवंबर में ही उन्होंने ये भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म और मृत्यु काल का समय क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 1850 से 1885, बी है 1836 से 1868, सी ऑप्शन है 1889 और 1937, डी ऑप्शन है 1873 और 1938। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 1850 से लेकर 1885। ये जीवन और मृत्यु काल किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषण के अवसर पर बलिया इंस्टीट्यूट में भारतेंदु किन दो नाटकों का मंचन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी सेकंड ऑप्शन है, सी ऑप्शन में प्रेम जोगिनी और चंद्रावली, डी ऑप्शन में वैदिक हिंसा न भवती सती प्रथा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी। भाषण के अवसर पर बलिया इंस्टीट्यूट में भारतेंदु के दो नाटकों का मंचन भी हुआ है, ये भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बलिया के तत्कालीन कलेक्टर जिनका उल्लेख भाषण में हुआ है वो कौन है? ए ऑप्शन है मिस्टर डीडीटी रॉबर्ट्स, बी है मिस्टर गियर्सन, सी ऑप्शन है मिस्टर हंटर, डी ऑप्शन है मिस्टर कर्जन। तो यहाँ पे अभी हमने देखा है मिस्टर डीडीटी रॉबर्ट्स हैं जो इसके राइट आंसर है। यहाँ पर कलेक्टर हैं वहाँ के बलिया के, तो ये भी अंग्रेज का नाम ही आया है, यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतेंदु को हिंदी साहित्य में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन एक है आधुनिक हिंदी गद्य और भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में, बी ऑप्शन है छायावाद के जनक के रूप में, और सी ऑप्शन है द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में, और डी ऑप्शन है प्रगतिवाद के जनक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते ही हमें पता चल जाता है आधुनिक हिंदी गद्य और भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर फिर से देख लेते हैं हम। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, आज बड़े आनंद का दिन है। यहाँ से हमारा निबंध अब स्टार्ट होता है कि छोटे से नगर डैश में रिक्त स्थान भरना है। हमें बताना है कि ये आनंद का दिन कहाँ पे मनाया गया था, ये भाषण कहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन ए है बनारस, बी ऑप्शन है बलिया, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है कानपुर। जैसा कि बलिया में हमने सबसे पहले पढ़ा, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आज बड़े आनंद का दिन है कि एक छोटे से नगर में बलिया में ही ये भाषण दिया जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस अभागे आलसी देश में
लेखक के अनुसार क्या बहुत है? ए ऑप्शन है उन्नति होना, बी जो कुछ हो जाए वही, सी ऑप्शन धन संपत्ति, डी ऑप्शन शिक्षा। तो इस अभागे आलसी देश भारत की बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो कुछ हो जाए वही ठीक है। मतलब अपनी ओर से कोई अपना हक नहीं मांगता है, कुछ भी बेटरमेंट के लिए कार्य कोई भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट साहब को लेखक ने किसके समान बताया है? जो डीडीटी रॉबर्ट कैलेक्टर का नाम आया है, बलिया के जो थे उस टाइम पे अंग्रेज, उसको किस समान बताया गया है? अभी हमने शुरुआत में भी पढ़ा। ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन बीरबल, सी ऑप्शन टोडरमल, डी ऑप्शन अबुल फजल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रॉबर्ट साहब को अकबर के समान माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंशी चतुर्भुज सहाय वह मुंशी बिहारी लाल साहब को किसके समान बताया है? अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं हमारे, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पात्र भी हो जाएंगे इस निबंध के, इसलिए फोकस करते हुए चलना है। फिर एक क्लास में जितने भी इनके जगहों के नाम आए हैं, पात्र के नाम आए हैं, वो भी हम अलग से देख लेंगे। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है अबुल फजल और टोडरमल, सी ऑप्शन है बीरबल और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो इनको किसके अनुसार माना गया है? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल फजल और टोडरमल के समान माना गया है मुंशी चतुर्भुज सहाय को और मुंशी बिहारी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तानी लोगों की तुलना किनसे की गई है? ए ऑप्शन है रेल की गाड़ी बिना इंजन से, और बी ऑप्शन है बैलगाड़ी से, और सी ऑप्शन है नाव से, और डी ऑप्शन है हवाई जहाज से। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि ऑप्शन पढ़ते ही हमें पता चल रहा है, रेल की गाड़ी यानी बिना इंजन के रेल की गाड़ी की तरह भारत देश को दर्शाया है हिंदुस्तान के लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का चुप साधी रहा बलवाना यह किसे याद दिलाने के लिए कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा? ए ऑप्शन है हनुमान जी का अपना बल, बी है राम को, सी है भीम को, डी है अर्जुन को। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ए करेक्ट हो जाएगा। हनुमान जी को अपना बल दिखाने के लिए का चुप साधी रहा बलवाना, ये इनके लिए हनुमान जी के लिए पंक्ति यहाँ पर यूज की गई है। आपको याद रखना है यहाँ पर, जैसे कि एक हमने कहानी भी पढ़ी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाकर सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर ही वहाँ पर बनवाते हैं, यानी हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार राजे महाराजों को किन बात से छुट्टी नहीं है? ए ऑप्शन पूजा, भोजन और झूठी गप से, और बी ऑप्शन है शिक्षा और न्याय, सी ऑप्शन है युद्ध और राजनीति, डी ऑप्शन है व्यापार और कृषि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार जो राजे महाराजे उनको पूजा से, भोजन से और झूठी गप मारने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाकिमों का समय किनमें बीत जाता है? अब हाकिमों के ऊपर सवाल उठाते हैं। ए ऑप्शन है सरकारी काम है, बाल, घुड़दौड़ है और थिएटर है, बी ऑप्शन में पूजा पाठ, सी ऑप्शन में शिकार, डी में साहित्य लेखन। हाकिमों का समय बीतता है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सरकारी काम में, बाल, घुड़दौड़ में और थिएटर में बीतता है समय हाकिमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, यह किस भाव को दर्शाती है? ये पंक्ति बार बार पूछी जाने वाली है, इस पे आपको फोकस करना है, भूलना नहीं है। ए ऑप्शन है उदासीनता, मेल मिलाप का अभाव, बी ऑप्शन है प्रेम, सी ऑप्शन है आतिथ्य, डी ऑप्शन है एकता। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ए राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनता, मेल मिलाप के अभाव को दर्शाया गया है इन पंक्तियों में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 3 मेंढकों में सबसे नीचे वाला क्या पुकारता है? यहाँ पर 3 मेंढकों का एक उदाहरण भी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि यहाँ पर जो मेंढक है वो क्या पुकार रहे हैं। पहला जोक शोक, और बी गम सम, और सी गए हम, और डी जय हो। यानी तीनों ही मेंढकों के बारे में क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा सी, यानी तीनों मेंढकों में सबसे नीचे वाला क्या पुकारता है? गए हम। ये भी आपको याद रखना है, सबसे नीचे वाले मेंढक की बात हो रही है यहाँ पर, गए हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान की प्रजा की दशा किस पुकार जैसी है? ए ऑप्शन जोक शोक, बी है गमसम, सी है गए हम और डी है जय हो। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मेंढक वाला जो उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर फिर से सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि गए हम उन मेंढकों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य लोगों के आगमन पर राजा ब्राह्मणों के जिम्मे क्या काम था? सबसे पहले ऑप्शन है युद्ध करना, बी ऑप्शन है विद्या और नीति फैलाना, और सी है कर वसूलना, डी है व्यापार करना। यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्या और नीति फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधारो मत ग्रस्ता प्रभव समर दूषिता किस भाषा का श्लोकांश है ये? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है संस्कृत, बी है फारसी, सी है उर्दू और डी है पाली। तो जैसा कि पढ़ते ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट ए हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत का ये श्लोक है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वजों ने ग्रह गति किस साधना से नापी थी लेखक के अनुसार? ए ऑप्शन है जंगल की कुटियों व बांस की नालियों से, बी है आधुनिक दूरबीन से, सी है कागज कलम से और डी है यंत्र फैक्ट्री से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। पूर्वजों ने ग्रह गति किन साधनों से नापी थी? जंगल की कुटिया व बांस की नालियों के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा मैटर है जो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फोकस करना है। यहाँ पर अलग अलग बातचीत आ रही है, तो जंगल की कुटिया बांस की नालियाँ ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विलायती दूरबीन की लागत कितनी बताई गई है लेखक के अनुसार? ए ऑप्शन है 10 लाख, बी ऑप्शन है 16 लाख, सी है 20 लाख, डी ऑप्शन है 5 लाख। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 16 लाख रुपए विलायती दूरबीन की ये लागत बताई है लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घुड़दौड़ में कौन कौन दौड़ते बताए गए हैं? अभी पीछे घुड़दौड़ के बारे में हमने देखा, अभी देख लेते हैं कौन कौन दौड़ते। ए ऑप्शन में अमेरिकन, अंग्रेज और फ्रांसीस, बी में चीनी, जापानी और कोरियाई, सी में रूसी, जर्मन और इटालियन, डी ऑप्शन में अरबी, तुर्की और ईरानी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। घुड़दौड़ में अमेरिकन, अंग्रेज और फ्रांसीस दौड़ते हुए बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मित्रों ने लेखक से किस विषय पर बोलने को कहा है? ए ऑप्शन धर्म पर, बी ऑप्शन हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, सी ऑप्शन शिक्षा पर, डी ऑप्शन कविता पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। मित्रों ने लेखक को किस विषय पर बोलने के लिए कहा था उस ददरी मेले में, बलिया में, उस भाषण में? तो जैसे कि हमारा शीर्षक है, ये क्वेश्चन भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भागवत श्लोक अनुसार दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी भवसागर पार न करने वाला क्या कहलाता है? तो यहाँ पर श्लोक भी बहुत ज़्यादा आए हैं, आपको फोकस करते हुए चलना है। ए ऑप्शन मूर्ख है, बी आत्महत्यारा है, सी आलसी है और डी अभागा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा आत्महत्यारा है, यानी इस मनुष्य का जन्म पाकर भी भवसागर पार न करने वाला आत्महत्यारा कहलाता है, यानी अपनी ही आत्मा की हत्या करने वाला, जीते जी, जैसे कि हम कहते हैं जिंदा लाश की तरह, मतलब आत्मिक उसकी उन्नति ना होना, आत्मिक जागृति ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्नति न करने पर हिंदुस्तानी लोग किन किन जैसे रह जाएंगे लेखक के अनुसार? ए ऑप्शन मेंढक, काठ का उल्लू, पिंजड़े का गंगाराम, बी है शेर की तरह और बाघ की तरह, सी कोयल और मोर की तरह, डी ऑप्शन है हाथी और घोड़ा। तो यहाँ पर सबसे सही राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हमारा सही राइट आंसर होगा मेंढक, काठ का उल्लू और पिंजड़े का गंगा राम। ऐसे हो जाएगी भारत के, हिंदुस्तान के लोगों की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दोहा किसका है? ए ऑप्शन है कबीरदास जी का, बी है मलुकदास जी का, सी तुलसीदास जी का और डी रहीम का। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे कवियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में
और जो भी मुगल शासक हैं उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी शायरी भी आई है, काफ़ी गज़ल के क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मलुक दास कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह दोहा किस भाव से व्यंग्य में उद्वर्त हुआ है? जो ऊपर दोहा हमने पढ़ा इसका क्या व्यंग्य है? ए परिश्रम का महत्व, बी आलस्य और भाग्यवाद पर व्यंग्य किया गया है, सी भक्ति भाव पर और डी वीरता पर। जैसे पढ़ते ही पता चल रहा है आलस्य पर किया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलस्य भाग्यवाद पर व्यंग्य किया गया है, यानी जब इंसान आलसी बन जाता है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विलायत के कोचवान खाली समय में क्या करते हैं लेखक के अनुसार? अब भारतीयों की बात तो कर ली, अब यहाँ पर विलायती लोगों के बारे में बता रहे हैं, अंग्रेज लोगों के बारे में, कि वो खाली समय में क्या करते हैं। ए ऑप्शन है सोते हैं, बी अखबार पढ़ते हैं, सी हुक्का पीते हैं, डी गप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अखबार पढ़ते हैं। जब उनको टाइम मिलता है विलायती लोगों को, तो वो खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, सीखते रहते हैं, चाहे उनको अखबार पढ़ना ही पढ़े, क्योंकि अखबार पढ़ने से नॉलेज ही गेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के कोचवान खाली समय में क्या करते हैं? अब हिंदुस्तानियों की बात आ चुकी है। ऑप्शन ए अखबार पढ़ते हैं, ये विलायती वालों के लिए आ चुका है, बी हुक्का पिएंगे या गप करेंगे, सी सोते हैं, डी पढ़ाई करते हैं। तो जैसे ही ऑप्शन को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है हुक्का पिएगा या गप करेगा, तो ये भारतीयों के बारे में बात है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दरिद्र कुटुंबी की तुलना किससे की गई है? ए ऑप्शन है फटे कपड़ों में अंग छिपाती लाजवंती बहू से, बी टूटे घड़े से, सी सूखे हुए पेड़ से और डी बुझे हुए दिए से। तो जैसे भी हमें पढ़ते हुए ही पता चल रहा है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फटे कपड़ों में अंग छिपाती लाजवंती बहू से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। दरिद्र कुटुंबी की तुलना लाजवंती बहू से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज को कैद करके कौन ले गया था? ए ऑप्शन है गौर यानी कि मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है बाबर, डी है शहाबुद्दीन। पृथ्वीराज को कैद करके कौन ले गया? मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर मुगल शासकों के क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये आपको देख लेना है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज को कौन कैद करके ले गया था? मोहम्मद गोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शब्द भेदी बाण की परीक्षा में पृथ्वीराज ने किसे बाण मारा? ए ऑप्शन है चंद कवि को, बी है गयासुद्दीन को, सी है शहाबुद्दीन को, डी है किसी सैनिक को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज ने किसे मारा था? गयासुद्दीन को मारा था। तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज के साथ कैदी कवि जिसने संकेतात्मक दोहा पढ़ा और कौन सा था? ए ऑप्शन चंद कवि चंद्र बरदाई, बी ऑप्शन कबीरदास, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि चंद्र बरदाई के बारे में। पृथ्वीराज के साथ जो कैदी कवि हैं जिसने संकेतात्मक दोहा पढ़ा, कौन था? चंद्र बरदाई ने पढ़ा था। पृथ्वीराज जी का नाम आया है, यानी उनके समयकाल के कवि कौन है? चंद्र बरदाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े दोहा किस प्रसंग से जुड़ा हुआ है? तो इस तरह के दोहे यहाँ पर काफ़ी आए हैं, याद कर लेना है इनको। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज गयासुद्दीन शब्द भेदी बाण प्रसंग, बी है राम रावण का युद्ध, सी है कृष्ण कंस का, डी है अर्जुन और कर्ण का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ पर पृथ्वीराज गयासुद्दीन शब्द भेदी बाण, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार सबसे पहले किस चीज की उन्नति उचित है? ए मंदिर निर्माण की, बी धर्म सब उन्नतियों का मूल, सी तीर्थ यात्रा और डी यज्ञ। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, तो धर्म और सब उन्नतियों का मूल। लेखक के अनुसार सबसे पहले किस चीज की उन्नति उचित है, यानी धर्म की उन्नति
उचित है जिसमें कि मनुष्य के निर्माण की बात और विकास की बात की जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बलिया के मेले का स्थान क्यों चुना बताया गया है। ए व्यापार के लिए, बी दूर दूर के लोगों के लिए मिलकर सुख दुख की जानने के लिए, सी मनोरंजन के लिए, डी राजनीतिक कारणों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते ही हमें पता चल रहा है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूर दूर के लोग मिलजुल कर अपने सुख दुख की आपस में बातों को जाने और एक दूसरे को एक्सप्लेन करें। तो बलिया के मेले का स्थान इसीलिए चुना गया है क्योंकि हर जगह से वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं ताकि सबको एक अच्छा मैसेज दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकादशी का व्रत क्यों रखा गया बताया गया है। इस निबंध में ए ऑप्शन धन बचाने के लिए, बी महीने में उपवास से शरीर को शुद्ध करने के लिए, सी है राजा की आज्ञा से, डी है पंडितों के कहने पर। तो देखो हमें पढ़ते ही पता चल रहा है एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। महीने में उपवास से शरीर को शुद्ध करने के लिए एक दिन यानी हमें भूखा जरूर रहना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा स्नान में पहले सिर पर जल चढ़ाने का विधान क्यों बताया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस निबंध में। ए पुण्य के लिए, बी तलवे की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न करे, सी परंपरा के लिए, डी ठंड से बचने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, तलवे की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना करे, इसलिए गंगा स्नान में सिर पर जल चढ़ाने का विधान माना गया है। यानी सिर पर नहाते हुए सिर पर जल हमें सबसे पहले डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिवाली मनाने का क्या कारण बताया गया है। ए ऑप्शन साल की एक बार सफाई हो जाती है, साल में एक बार सफाई हो जाती है, बी ऑप्शन धन प्राप्ति के लिए, सी राम के लौटने पर, डी है लक्ष्मी पूजन के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी साल में एक बार हमारे घर की पूरी सफाई हो जाए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो यहाँ पर इन बातों पे फोकस करते हुए जागृत करना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को कि घर की सफाई के लिए ये सबसे बेस्ट बात मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होली मनाने का कारण क्या बताया गया है। ए ऑप्शन रंगों का त्योहार है, बी बसंत की बिगड़ी हवा अग्नि के स्वच्छ होने के लिए, सी फसल कटाई के उत्सव के लिए, और डी है कृष्ण लीला के लिए। तो यहाँ पर होली मनाने का क्या कारण बताया है। सबसे पहले आंसर है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, बसंत की बिगड़ी हवा अग्नि से स्वच्छ हो जाए इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता है, ना कि जो हम सोचते हैं रंगों के खेलने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं माना है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीज त्योहार किसकी तरह काम करते हैं लेखक के अनुसार। ए ऑप्शन म्यूनिसिपैलिटी की तरह, बी कोर्ट की तरह, सी स्कूल की तरह, डी बाजार की तरह। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी की तरह तीज त्योहार की तरह काम करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की तरह काम करते हैं यहाँ पर लेखक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वास्तविक धर्म किसे बताया गया है यहाँ पर निबंध में। ए परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना चाहिए, बी तीज त्योहार मनाना चाहिए, सी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, डी दान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना चाहिए। वास्तविक जो धर्म का अर्थ है वो यही होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा इस निबंध में यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं, समाज विरुद्ध माने जाने पर भी धर्मशास्त्र समस्त किन दो सुधारों का उदाहरण दिया गया है। ए ऑप्शन है जहाज का सफर, विधवा विवाह, बी है मांसाहार और मदिरापान, सी है अंतरजातीय विवाह और तलाक, डी है प्रदा प्रथा और सती प्रथा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जहाज का सफर और विधवा विवाह। समाज विरुद्ध माने जाने पर भी धर्मशास्त्र समस्त किन दो सुधारों का उदाहरण दिया गया है, जहाज का सफर और विधवा विवाह। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाल विवाह पर लेखक की क्या राय है। ए बढ़ावा देने के लिए, बी ऑप्शन है छोटेपन में विवाह से बल बीरज आयुष घटता है और उसे रोकना चाहिए, सी है आवश्यक है, डी है कोई राय नहीं है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटेपन में विवाह करने से बल बीरज आयुष घटता है, उसे रोकना चाहिए। बाल विवाह के लिए लेखक की यही राय है यहाँ पर निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों की शिक्षा पर लेखक क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है शिक्षा न दे, बी है ऐसी शिक्षा दे कि देश कुल धर्म सीखे और पति भक्ति करे, लड़कों को शिक्षा दे, सी है केवल अंग्रेजी शिक्षा दे, डी है कोई राय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है बी आंसर सही हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दे लड़कियों को कि देश कुल धर्म भी सीखना चाहिए, पति की भक्ति भी करनी चाहिए, लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा लड़कियों के लिए बात की गई है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुओं से मुसलमानों के प्रति कैसा व्यवहार करने को कहा गया है? ए ऑप्शन है भाइयों का भांति, भाइयों की भांति एक दूसरे का जी ना दुखाएं, बी दूरी बनाए रखें, सी कोई राय नहीं है और डी विरोध ना करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन, भाइयों की भांति एक दूसरे की जी नहीं दुखाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हिंदुओं से मुसलमानों के प्रति व्यवहार को के बारे में यही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विलायत से आने वाली किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है जिनसे भारत का धन बाहर जाता है? ए मार्किन धोती का कपड़ा और लकलाट अंगा कंघी चर्बी की बत्ती, बी ऑप्शन चावल और गेहूं, सी है सोना और चांदी, डी है मसाले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है, मार्किन धोती का कपड़ा और लक लाट यानी कि अंग रखा जो भी होता है, कंघी और चर्बी की बत्ती, ये क्या है? विलायत से आने वाली किन वस्तुओं का उदाहरण? भारत का जो धन है वो बाहर जाता है, यानी ये चीजें हमें विदेशों से नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे स्वदेशी के यूज पर ज्यादा प्रयोग करना बताया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निबंध के अंत में लेखक का क्या संदेश दिया है? ए ऑप्शन है परदेशी वस्तुओं और भाषा का भरोसा छोड़ो, अपनी भाषा में उन्नति करनी चाहिए, बी ऑप्शन विदेश जाकर बस जाओ, सी ऑप्शन है केवल अंग्रेजी सीखो और पुराने रीति रिवाज त्याग दो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी परदेशी वस्तुओं और भाषा का भरोसा छोड़ दो, अपनी भाषा में उन्नति हमें करनी चाहिए, हिंदुस्तानियों के लिए यही बताया है लेखक ने इस निबंध में। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस उत्साह का मूल कारण खोजने पर क्या प्रकट हुआ? ए ऑप्शन है देश के भाग्य से सारा समाज एकत्र है, बी मेला लगा है, सी त्योहार है, डी राजाएं हैं। इस उत्साह का मूल कारण खोजने पर क्या प्रकट हुआ है, यानी अभी आनंद का दिन बताया है यहाँ पर बलिया ददरी मेले में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही, देश के भाग्य से सारा समाज एकत्र हो गया है, यानी सब सुख दुख की मिलके बातें करने वाले हैं, अपनी प्रोग्रेस की उन्नति की बातें सीखने वाले हैं इस मेले में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो बल कौन याद दिलावे, लेखक के अनुसार यह काम किनका था? ए हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब और रईस या हाकिम, बी है अंग्रेज सरकार, सी है विदेशी विद्वान और डी है संत महात्मा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ए हो जाएगा, यानी कि सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब या रईस या हाकिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरी चुंगे की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह किस पर व्यंग्य है? ए ऑप्शन हिंदुस्तानियों की निष्क्रियता पर, बेकारी पर, बी है रेलवे व्यवस्था पर, सी है नगरपालिका पर, डी है व्यापार पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तानियों की निष्क्रियता पर और बेकारी पर निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, किन जानवरों को हाँफते हुए दौड़ते हुए देखकर भी हिंदुस्तानियों को लाज नहीं आती है लेखक के अनुसार? ए जापानी टट्टू यानी कि टट्टुओं, बी अरबी घोड़े, बी अमेरिकन बैल, डी है यूरोपीय गधे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर जापानी टट्टुओं के बारे में बात की गई है। जापानी टट्टुओं को देखकर भी हिंदुस्तानियों को लाज नहीं आती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर है, बहुत ज़्यादा देशों के नाम आए हैं, बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा मुगल जो शासक है आए हैं, तो याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पीछे रह जाएगा उसके विषय में लेखक क्या कहते हैं?
ए ऑप्शन है कोटि उपाय करे पर भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, बी कुछ समय बाद बढ़ जाएगा, सी कोई फर्क नहीं पड़ता, डी सरकार मदद करेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कोटि उपाय करने पर भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, जो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल वाला दृष्टांत किस बात को समझाने के लिए दिया गया है? ए ऑप्शन है अवसर चूकने पर होने वाले अभाग्य को, बी वैवाहिक जीवन की समस्या को, सी पारिवारिक कलह को, डी है स्त्री शिक्षा को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है राइट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसर चूकने पर होने वाले अभाग्य को। तो ये वाले दृष्टांत आपको याद रखने हैं। सास और अनुमोदन में एकांत रात में सोने रंग महल वाला दृष्टांत, यानी अवसर चूक जाने पर फिर हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं है, यह किसका बहाना बताया गया है? ए उन्नति न करने वालों का बहाना, बी पूजा न करने वालों का बहाना, डी पढ़ाई न करने वालों का बहाना, डी यात्रा न करने का बहाना। तो यहाँ पे देखते ही हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है और उन्नति न करने का बहाना, यानी हमें पेट के धंधे में मारे छुट्टी ही नहीं मिलती है, यानी उन्नति न करने के लिए तरह तरह के जो बहाने हैं, सबसे पहले यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम्हारा पेट भरा हुआ है तुमको दून की सूझती है, यह किसका उत्तर है? ए पेट के धंधे के बहाने का प्रत्युत्तर, बी राजाओं की बात, सी अंग्रेजों की बात, डी पंडितों की बात। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पेट के धंधे के बहाने का प्रत्युत्तर दिया गया है यहाँ पर लेखक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लैंड के संदर्भ में लेखक किन व्यवसाय के लोगों का उल्लेख करते हैं जो वहां भी होते हैं? ए किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर और कोचवान, बी है राजा, सेनापति, डी है व्यापारी, साहूकार, और सी है व्यापारी और साहूकार, डी है शिक्षक और वैद्य। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी कि किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर और कोचवान। इंग्लैंड के संदर्भ में लेखक किन व्यवसाय के लोगों को लेखक उल्लेख करते हुए कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विलायत के लोगों का मूल सिद्धांत क्या बताया गया है? ए ऑप्शन है एक छीन भी व्यर्थ न जाए, बी धन कमाना ही सब कुछ है, सी आराम से जीना, डी दूसरों की मदद करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विलायती लोगों का मूल सिद्धांत क्या बताया? एक छीन भी व्यर्थ न जाए, यानी एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो काम करते हैं, खाली बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं विलायती लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदुस्तान में निकम्मेपन को क्या समझा जाता है लेखक के अनुसार? ए ऑप्शन है उतना ही बड़ा अमीर समझा जाना, बी कमजोरी, सी अपराध, डी बीमारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ए हो जाएगा, हिंदुस्तान के निकम्मेपन को समझा जाता है उतना ही बड़ा अमीर समझा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखक के अनुसार रोजगार के नाम पर क्या क्या हो रहा है? ए ऑप्शन है अमीरों की मुसाहिबी, दलाली, नौजवान लड़कों को खराब करना, किसी की जमा मारना, बी है खेती और व्यापार, सी है शिक्षा और चिकित्सा, डी है कारीगरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लेखक के अनुसार रोजगार के नाम पर क्या क्या हो रहा है? अमीरों की मुसाहिबी, दलाली करना, नौजवान लड़कों को खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुर्दमशुमारी जनगणना की रिपोर्ट में क्या स्पष्ट होता है? ए ऑप्शन है मनुष्य बढ़ते जाते हैं और रुपया कमती होता जाता है, बी मनुष्य घटते जाते हैं, सी रुपया बढ़ता जाता है, डी कुछ स्पष्ट नहीं होता है। यानी जनगणना के लिए जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, मनुष्य बढ़ते जाते हैं और रुपया कम होता जाता है। मुर्दम शायरी यानी जनगणना के लिए ये वाला अर्थ आपको याद रखना है। मुर्दमशुमारी यानी जनगणना के लिए ये अर्थ यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखक के अनुसार रुपया किसके बिना नहीं बढ़ेगा? ए ऑप्शन बुद्धि के बिना, बी ऑप्शन राजा की कृपा के बिना, सी मेहनत के बिना, डी भाग्य के बिना। तो राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार रुपया किसके बिना नहीं बढ़ेगा? बुद्धि के बिना नहीं बढ़ेगा। अगर बुद्धि नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक भाइयों से कहते हैं कि किनका मुंह न देखें और किस पर आशा न रखें। ए, राजा महाराजाओं का मुंह और पंडित जी की कथा पर आशा नहीं रखनी। बी, अंग्रेजों का मुंह नहीं देखना। सी, पड़ोसियों का मुंह नहीं देखना। डी, साहूकारों का मुंह नहीं देखना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, राजाओं का महाराजाओं का मुंह नहीं देखना चाहिए और पंडित जी की कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक हिंदुस्तानियों को खुद को क्या क्या न पुकारने की सलाह देते हैं। ए ऑप्शन है जंगली, हुस, मूर्ख, बोधे और डरपोक। बी है चोर और बेईमान। सी है कायर और धोखेबाज। डी है गरीब और दीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लेखक हिंदुस्तानियों को खुद को क्या क्या न पुकारने की सलाह, जंगली नहीं कहना चाहिए खुद को, हुस नहीं कहना चाहिए, मूर्ख, बोधे, डरपोक, कमजोर आपको मतलब खुद को नहीं बोलना चाहिए इस निबंध के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोगों ने पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण की परीक्षा से पहले क्या कर दिया था। ए, अंधा कर दिया था। बी, कैद कर दिया था। सी, बीमार कर दिया था। डी, घायल कर दिया था। तो यहां पर राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण भेदने से पहले उसको अंधा कर दिया था। देख लेते हैं, शब्दभेदी बाण से फोड़ने के लिए कितने लोहे के तावे रखे गए थे। ए ऑप्शन में 5, बी में 7, सी में 10, डी में 3। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 7। शब्दभेदी बाण फोड़ने से पहले लोहे के 7 तावे रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्यासुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच संकेत क्या तय हुआ था। ए, हूं कहने पर बाण मारना। बी, घंटी बजाना। सी, हाथ उठाना। डी, झंडा दिखाना। अब राइट आंसर देख लेते हैं। यहां पर ए, हूं कहने पर बाण मारना, ग्यासुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच में यही संकेत तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चिड़िया का नाम है, यह मुहावरा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ए, उन्नति और सुधार का अर्थ न समझ पाने के संदर्भ में। बी, किसी पक्ष के बारे में। सी, संगीत के संदर्भ में। और डी, खेल के संदर्भ में किसी चिड़िया का नाम। तो यहाँ पे जो आंसर है राइट हमारा ए हो जाएगा, उन्नति और सुधारने का अर्थ न समझ पाने के संदर्भ में किस चिड़िया का नाम मुहावरा यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है इस निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार अंग्रेजों की दिन दिन उन्नति होने का एक कारण क्या है। ए ऑप्शन है उनकी धर्म नीति, राजनीति का परस्पर मेल होना। बी, उनकी सेवा की ताकत। सी, उनका धन। डी, उनकी जनसंख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, उनकी धर्म नीति और राजनीति का परस्पर मेल होने के कारण ही अंग्रेजों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन लोगों में धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है, यह किसके विषय में कहा गया है इस क्वेश्चन में। ए, पूर्वज ऋषियों के विषय में। बी, अंग्रेज के विषय के रूप में। सी, मुसलमानों के विषय के रूप में। डी, राजाओं के विषय के रूप में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्वज ऋषियों के विषय में कहा गया है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति बिल्कुल मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। लेखक के अनुसार पहली खराबी क्या हुई। ए ऑप्शन, लोगों ने ऋषियों द्वारा बनाए गए नियमों का मूल मंतव्य नहीं समझा और उन्हें ही वास्तविक धर्म मान लिया। बी, लोगों ने धर्म को छोड़ दिया। सी, लोगों ने विदेशी धर्म अपना लिया। डी, लोगों ने पूजा बंद कर दी। तो यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेखक लोगों ने ऋषियों द्वारा बनाए गए नियमों का मूल मंतव्य नहीं समझा, वो क्या कहना चाहते थे, और उन्होंने उसी को वास्तविक धर्म मान के पूजना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी खराबी के रूप में क्या बताया गया है। ऋषियों के वंश ने नए नए धर्म और नियम अपना लिए, बनाकर शास्त्रों में जोड़ दिया। बी, लोगों ने मंदिर तोड़ दिए। सी, राजाओं ने कर बढ़ा दिया था। और डी, विदेशियों ने हस्तक्षेप कर दिया था, इसीलिए दूसरी खराबी आई।
यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ऋषियों के वंशजों ने नए नए धर्म नियम बनाकर शास्त्रों में जोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस दूसरी खराबी का क्या परिणाम बताया गया है। ए ऑप्शन सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। बी धर्म समाप्त हो गया है। सी समाज में एकता आई है। डी कोई परिणाम नहीं है। यहाँ पे हमारा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं, यही दूसरी खराबी का परिणाम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। यह काठ में पैर डालने का किसका प्रतीक बताया है। ए विवाह करना, बी जेल जाना, सी नौकरी करना, डी पढ़ाई करना। राइट आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर विवाह करना। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने पर बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। यानी पहले सब प्रोग्रेस करनी चाहिए, उसके बाद विवाह करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक किन प्रथाओं को दूर करने के लिए कहते हैं। ए कुलीन प्रथा और बहु विवाह, डी संयुक्त परिवार, सी दहेज प्रथा, डी प्रदा प्रथा। तो देख लेते हैं राइट आंसर। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुलीन प्रथा और बहु विवाह लेखक ने इन प्रथाओं को दूर करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग के विषय में लेखक क्या कहते हैं। ए आपस में बैर छोड़ दो और यह झगड़ों का समय नहीं है। डी आपस में लड़ते रहें। सी अलग अलग रहें। डी कोई राय नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। आपस में बैर छोड़ देना चाहिए और यह झगड़ों का समय नहीं बल्कि उन्नति करने का, प्रगति करने का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जाति के विषय में लेखक क्या सलाह देते हैं। ऊंच नीच चाहे जो भी हो, सबका आदर करो, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार न करो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जाति व्यवस्था बनाए रखो, डी ऑप्शन जाति तोड़ दो, सी ऑप्शन जाति तोड़ दो, डी ऑप्शन कोई राय नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ऊंच नीच चाहे जो भी हो, सबका आदर करो, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये जाति के विषय में लेखक हमें सीख देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार मुसलमानों को धर्म के प्रभाव से कौन सी स्वतंत्रताएं सहज प्राप्त हैं जो हिंदुओं को नहीं है। ए ऑप्शन जाति बंधन नहीं है, चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं, बी शिक्षा में छूट, सी कर में छूट, डी व्यापार में छूट। लेखक के अनुसार मुसलमानों को धर्म के प्रभाव से कौन सी स्वतंत्रताएं सहज ही हैं जो हिंदुओं को नहीं है। अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उनमें कोई जाति बंधन नहीं है, चौका चूल्हा नहीं है, विलायत जाने में कोई रोक टोक उनको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार बहुत से मुसलमानों को अभी तक क्या ज्ञात है। ए ऑप्शन दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है, बी अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया है, सी ऑप्शन मुगल वापस आ रहे हैं, डी कुछ ज्ञात नहीं है। तो सही राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिल्ली लखनऊ की बादशाहत अभी भी कायम है, मुसलमानों ने अभी तक क्या ज्ञात है यहाँ पर यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। लेखक के अनुसार लड़कों को छोटेपन से कौन सी किताबें पढ़कर सत्यानाश किया जा रहा है। ए ऑप्शन मीर हसन और इंद्र सभा, बी रामायण और महाभारत, सी है वेद पुराण, डी है पंचतंत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मीर हसन और इंद्र सभा लड़कों को ये किताबें पढ़कर उनका सत्यानाश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोख तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, यह पंक्ति किस प्रकार की रचना से उद्वर्त की गई है। ए गजल, बी दोहा, सी चौपाई, डी कविता। तो देख लेते हैं ये पंक्तियां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गजल है। पंक्ति किस प्रकार की रचना से उद्वर्त है, तो ये एक गजल है। शोख तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था। इस तरह की पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। आगे वाली क्लास में इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है, इनका क्या अर्थ है, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक किस भरोसे को छोड़ने की सलाह देते हैं नौकरी के संदर्भ में।
ए पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा, बी व्यापार का भरोसा, सी खेती का भरोसा, डी दान का भरोसा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। पेंशन, वजीफे या नौकरी का भरोसा नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर छोड़ देने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लड़कों को क्या सिखाएं और कहाँ भेजने की सलाह दी है? ए रोजगार सिखलाओ और विलायत भेजो, बी घर पर रखो, सी फौज में भेजो, डी मंदिर में भेजो। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, रोजगार सिखलाओ, लड़कों को विलायत भेजना चाहिए। अब लड़के के बारे में और लड़कियों के बारे में जो भी ऑप्शन आए हैं उनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतिम एकता संदेश में लेखक किन किन समुदायों जातियों का उल्लेख एकजुट होकर होने को कहते हैं? ए ऑप्शन है बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण और मुसलमान, बी है केवल हिंदू और मुसलमान, सी है केवल उत्तर भारतीय और डी है केवल उत्तर भारतीय। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम एकता संदेश में लेखक किन किन समुदाय जातियों का उल्लेख एकजुट होने की बात कहता है? बंगला, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण और मुसलमानों को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय धन के विदेश जाने की तुलना किससे की गई है? ए ऑप्शन हजार धाराओं से, गंगा के समुद्र में मिलने से, बी नदी के सूखने से, सी बादलों से, डी पेड़ों से। तो राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजार धाराओं से, गंगा समुद्र में मिलने से भारतीय धन की विदेश जाने की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्कोनी धोती का कपड़ा का निर्माण किस देश में बताया गया है? ए अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अमेरिका में मार्कोनी धोती का कपड़ा कहाँ से? अमेरिका से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लकलाट अंगे का कपड़ा किस देश का बताया गया है? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन फ्रांस, डी है जर्मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड से। लकलाट का कपड़ा, अंगे का, अंगरखे का कपड़ा यानी इंग्लैंड से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। कंघी किस देश की बनी हुई बताई गई है? ए ऑप्शन फ्रांस की, बी इंग्लैंड की, सी अमेरिका की, डी जर्मनी की। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फ्रांस हो जाएगा। कंघी कहाँ से लाई जाती थी? फ्रांस देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्बी की बत्ती यानी कि मोमबत्ती किस देश की बताई गई है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इंग्लैंड, डी है अमेरिका। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, ए हो जाएगा जर्मनी से। मोमबत्ती कहाँ से बताई गई है? जर्मनी से मंगवाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया सलाई माचिस के विषय में लेखक क्या कहते हैं? ए ऑप्शन यह तुच्छ वस्तु भी विदेश से आती है, बी यह भारत में बनती है, सी इसका कोई उल्लेख नहीं है, डी यह बहुत ही महंगी है। तो राइट आंसर जैसा कि हम देख सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह तुच्छ वस्तु भी हमें विदेश से मंगानी पड़ती है, यानी माचिस भी हम अपने देश में नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेफिक्रे मंगते वाले दृष्टांत में घर की तो मूछे ही मूछे हैं, इसका क्या आशय बताया गया है? ए ऑप्शन अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उधार और नकली है, बी घर में बहुत धन है, सी घर में मूछों वाले पुरुष हैं, डी कोई भी विशेष आशय नहीं है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उधार और नकली है। सब कुछ हम विलायत से मंगवाते हैं, अपने देश में कुछ भी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यह दृष्टांत मंगते का कपड़ा किस बात को दर्शाने के लिए कहा गया है? ए ऑप्शन है भारतीयों की अपनी वस्तु बना पाने की लज्जाजनक स्थिति बताई गई है, बी मंगतों की समस्या, सी कपड़ों का व्यापार, डी फैशन की बात। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भारतीयों की अपनी वस्तु न बना पाने की लज्जाजनक स्थिति को दर्शाया है लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। निबंध में लेखक स्वदेशी के विषय में क्या अंतिम सलाह देते हैं? ए ऑप्शन अपने देश की उन्नति के लिए वैसी किताब, खेल और भाषा अपनाओ जिसमें अपनी भलाई हो, बी है पूरी तरह से विदेशी वस्तुएं अपनाओ, सी है कुछ भी ना बदलो, डी है केवल अंग्रेजी अपनाओ। तो देख लेते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपने देश की उन्नति के लिए वैसी किताब, खेल और भाषा अपनाओ जिसमें अपनी ही भलाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परदेशी
वस्तुएं और प्रदेशी भाषा का भरोसा मत रखो से आगे लेखक क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन ए है अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो, बी है विदेश जाओ, सी है अंग्रेजी सीखो, डी है कुछ नहीं जोड़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपने में अपनी भाषा में ही उन्नति करनी चाहिए। इन पंक्तियों में यही जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने अपमान पुरस्कृत्य मानव है कृत्वा तु पृष्ठतः स्वीकार्य साधये तु धीमान है श्लोक का क्या भावार्थ दिया है? ए ऑप्शन है अपमान की परवाह न कर अपना काम सिद्ध करना बुद्धिमानी है, बी अपमान का बदला लेना चाहिए, सी मान सम्मान सर्वोपरि है, डी काम छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अपमान की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपना काम सिद्ध करना ही बुद्धिमानी मानी जाती है लेखक के अनुसार। यहाँ पे एक श्लोक और आ चुका है संस्कृत का, जिसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार देश सुधार के लिए कितने लोगों को बदनाम, जाति युक्त, दरिद्र व कैद होना जरूरी बताया गया है? 100-200 मनुष्य, बी ऑप्शन है 10-20 मनुष्य, सी ऑप्शन है हजारों मनुष्य, डी ऑप्शन है कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेखक के अनुसार देश सुधार के लिए कितने लोगों को बदनाम किया गया है? 100-200 मनुष्यों को। यह भी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश हितैषी लोगों से लेखक क्या त्याग करने को कहते हैं? ए ऑप्शन अपने सुख, धन और मान का बलिदान, बी है केवल समय, सी है केवल धन, डी है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अपने सुख, धन और मान का बलिदान कर देना चाहिए देश हितैषी के लिए, देश हित के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निबंध की भाषा शैली की विशेषता क्या है जो पूरे पाठ में स्पष्ट दिखती है? ए मुहावरों, दोहों, संस्कृत श्लोकों और लोक कथाओं का सम्मिश्रण वाली ओजस्वी शैली प्रयोग की गई है, बी शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत निष्ठ शैली अपनाई गई है, सी पूर्णतः अंग्रेज मिश्रित शैली अपनाई गई है, डी केवल वर्णात्मक शैली अपनाई गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निबंध में कौन सी शैली, भाषा शैली अपनाई है? मुहावरों वाली, दोहों वाली, संस्कृत श्लोकों वाली और लोक कथाओं का सम्मिश्रण वाली ओजस्वी शैली का प्रयोग किया है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 102 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यू मैंने। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये ऐसा ही पैटर्न आप सभी को पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर लिखेंगे। ऐसे ही क्लास मैं लेके आऊँगी ताकि हमारे जो भी सिलेबस है, जो भी निबंध है, वो भी हमारी जल्दी से कंप्लीट हो सके। सो फ्रेंड्स, जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय भी हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जरूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक्स।